हाय गाइस, होप यू डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपको सेकंड हार्ट साउंड के बारे में बताऊंगा और इस डिस्कशन को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। दैट इज नैरो स्प्लिट एंड वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड। ये वो बज़ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं जो कि एमसीक्यूज में दिए होते हैं, जिनके बेसिस पे आप इन टॉपिक्स को सॉल्व कर पाएंगे, रेंजिंग फ्रॉम वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस टू हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन, टू नेम अ फ्यू। एंड बोनस टिप ये है कि इवन जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के सवाल होते हैं एएसटी और वीएसडी के, उनमें भी जो हार्ट साउंड्स के एस्पेक्ट पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नॉट ओनली बी डिस्कसिंग निमोनिक, बट उसके साथ में मैं रैशनल और लॉजिक के साथ में आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा लिखा होता है बुक में कि वाइड फिक्स स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड इज द फीचर ऑफ एएसटी, या लिखा होता है वाइड वेरिएबल स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड इज द फीचर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वो आगे एज वी डिग अ लिटिल मोर डीपर इनटू द टॉपिक्स, तो वील बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट बेटर। अब देखिए, पहले अयोर्टिक वाल्व क्लोज करता है, उसके बाद में पल्मोनिक वाल्व क्लोज करता है, और दोनों के बीच के क्लोजर का जो टाइम लैग होता है वो 30 मिली सेकेंड्स होता है, जिसको हम स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड बोलते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने जानबूझ के जो P2 वाला कंपोनेंट है उसको दो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब उसका रीजन सुनते हैं। देखिए, जब मैं पेशेंट को बोलूंगा गहरी लंबी सांस लो, तो वर्ड्स को फॉलो करिएगा। व्हेन आई विल आस्क माय पेशेंट टेक इन अ डीप ब्रेथ, तो ज्यादा ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर करेगा, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ज्यादा ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा। ज्यादा ब्लड मतलब उसको बाहर जाने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो पल्मोनिक वाल्व थोड़ा देर से क्लोज होगा। इसलिए जो P2 का क्लोजर है इंस्पिरेशन के दौरान, उसको मैंने थोड़ा राइट में शिफ्ट कर दिया था, और अब मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ कि सांस बाहर छोड़ो। तो जब पेशेंट एक्सपीरेशन करेगा तो रिलेटिवली लेसर ब्लड, वर्ड इज लेसर ब्लड एज कम्पेयर टू व्हाट वाज प्रेजेंट अर्लियर, अब राइट साइड ऑफ द हार्ट में होगा, क्योंकि लेसर ब्लड होगा तो उसे बाहर जाने में भी लेसर टाइम लगेगा। लेसर टाइम मतलब अब पल्मोनिक वाल्व जो है वो रिलेटिवली थोड़ा जल्दी क्लोज कर जाएगा। तो अर्ली यहाँ पे ई जो है वो अर्ली समझ लीजिए या एक्सपीरेशन के लिए समझ लीजिए, लेकिन बेसिक पॉइंट यही है कि जो हमारा A2 है उसके कंपैरिजन में जो P2 वाला कंपोनेंट होता है वो रेस्पिरेशन के साथ में चेंज होता रहता है। मैं पॉइंट फिर से हाईलाइट करता हूँ, जो P2 का स्विंग है, ये जो P2 का वेरिएशन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इंस्पिरेशन के दौरान राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज्यादा ब्लड आता है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। तो ज्यादा मतलब अब ज्यादा वर्ड पे फोकस करिए। ज्यादा ब्लड मतलब बाहर जाने में ज्यादा टाइम, और ज्यादा टाइम मतलब वैल्व देर से क्लोज होगा, तो मैंने उसको राइट में शिफ्ट कर दिया था। जब वो कंपैरेटिवली जल्दी क्लोज होगा तो मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि P2 का वेरिएशन रहता है रेस्पिरेशन के साथ में। और ये जो A2 से लेके इंस्पिरेटरी पोजिशन ऑफ P2 होती है, जो A2 से लेके इंस्पिरेटरी पोजीशन ऑफ P2 होती है, उसका जो टाइम लैग होता है वो एक्चुअली 30 मिलीसेकंड होता है। तो पहले वीडियो में तो मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करना था कि भाई सेकंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग होती है A2 और P2, लेकिन आज मैंने आपको टेक्निकली फिजियोलॉजी पर्सपेक्टिव से बताया कि A2 और इंस्पिरेटरी पोजीशन ऑफ P2 के बीच का जो टाइम लैग होता है वो 30 मिलीसेकंड होता है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। अब अगर ये स्प्लिटिंग 30 मिलीसेकंड से कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि जी ये नैरो स्प्लिट है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो बोल देंगे वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड है। तो ये फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड बेस्ट सुनती कहाँ पे है, तो वी विल बी प्लेसिंग अवर स्टेथोस्कोप एट द एर्स पॉइंट। एर्स पॉइंट की लोकेशन होती है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पैरास्टर्नल लाइन पे। अगली बार अगर आप किसी फिजिशियन को देखते हैं उस कीपिंग हिज स्टेथोस्कोप एट द एर्स पॉइंट, और वो पेशेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि गहरी लंबी सांस लीजिए, तो व्हाट इज ट्राइंग टू डू इज ट्राई टू अप्रिशिएट द स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। और फिर वो ये भी देखना होगा कि क्या ये नैरो होता है या ये वाइड स्प्लिट होगा, क्योंकि वो अलग अलग हार्ट कंडीशंस में स्प्लिटिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब मैं सीधा निमोनिक से चालू नहीं करूंगा, आई गो बाय रैशनल, आई गो बाय लॉजिक फर्स्ट, की जब आप एग्जाम में कोई टर्म पढ़ें तो आपको कैसे वर्कआउट करना है कि इस कंडीशन में नैरो होगा या वाइड स्प्लिट होगा। तो पहले आप कंडीशन पढ़ते हैं वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। देखिए, नॉर्मली जो एओर्टिक वाल्व का ओरिफिस होता है या जो उसका सरफेस एरिया होता है वो तकरीबन 3 से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है। कहने का मतलब ये कि अगर 3 से कम हो गया तो उसे एओर्टिक स्टेनोसिस बोल देंगे, लेकिन अगर सिवियर बोलना है तो फिर ओरिफिस का साइज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अब आपने लॉजिक ये लगाना है कि भाई क्योंकि रास्ता बंद है, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोसिस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ रास्ता बंद है, तो आप इमेजिन करिए कि एक वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट आपके साथ चेयर पे बैठा है। आपने अब लॉजिक लगाना है, आपने प्रिंटेड नोट्स पे फोकस नहीं करना, अगले 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए मेरे वर्ड्स को सुनना है कि अगर एक पेशेंट के हार्ट में नैरोइंग प्रेजेंट है तो एग्जिट ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट में, क्या उसके हार्ट से ब्लड बाहर जाने में, क्योंकि 80 ml ब्लड बाहर तो जाना है, क्या सेम टाइम एज यू एंड मी लगेगा या एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो आई थिंक आपने रिड्यूस किया होगा कि भाई क्योंकि रास्ता बंद है तो ब्लड को बाहर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। आप क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर देखते हैं कि एओर्टिक वाल्व के क्लोजर को क्या होगा। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आप दोनों में से मुझे सिलेक्ट करके बताना। इंग्लिश पढ़िए, एग्जिट इज टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम। क्या एओर्टिक वाल्व का क्लोजर ऑन टाइम क्लोजर होगा या डिलेड क्लोजर होगा। तो आई थिंक आपने वर्कआउट किया होगा कि यहाँ पे टाइम ज्यादा लगने वाला है, तो मैंने लिखा A2 विल बी एग्जिबिटिंग अ डिलेड क्लोजर।
और अब मैं ये दोनों वाल्व्स की पोजीशन को टू डायमेंशनल डायग्राम में ऐसे दो लाइंस के फॉर्म में दिखाता हूँ कि पहले एओर्टिक वाल्व क्लोज करता है, फिर पल्मोनिक वाल्व। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर ये वाल्व नैरो हो जाएगा तो नैरो होने की वजह से ये जो गैप है ये कम हो जाता है। नॉर्मल जो गैप होता है वो तो 30 मिलीसेकंड का होता है, लेकिन अब ये गैप 30 मिलीसेकंड से कम हो जाएगा क्योंकि A2 का क्लोजर डिलेड फॉर्मेट में है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूँ कि जो सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स हमारे पास आएंगे उनमें ऑस्कल्टेशन में मुझे मिलेगा नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड, जो कि इस डिजीज की एक इंपॉर्टेंट पिकअप पॉइंट है। अब नेक्स्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिजीज तो प्रोग्रेसिव होता है। जैसे एओर्टिक वेल का ओरिफिस नैरो हो गया तो मैंने पेशेंट को बोला कि भाई आपका क्योंकि एओर्टिक वेल का ओरिफिस नैरो है तो आप ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन का मैंने नाम उसको बताया टावी। टावी होता है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वेल्व इम्प्लांटेशन। इसकी टेक्निकल डिटेल्स मैंने आगे एओर्टिक स्टेनोसिस वाले वीडियो में भी कवर करी हुई है, लेकिन अभी मैंने पेशेंट को बोला कि सर आप ऑपरेशन करवा लो, ट्रांस कैथेटर फेमोरल आर्टरी से एक्सेस लेंगे आपका, तो जो पुराना हार्ट वाल्व है उसको नहीं निकालेंगे लेकिन उसके ऊपर नया हार्ट वाल्व लगा देंगे। तो ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन है या टावीज का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। एंड पेशेंट पूछता जी कितना खर्चा होगा, तो मैंने बोला कि भाई प्राइवेट सेटअप में तो 3 लाख to 4 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो पेशेंट के जितने पैसे नहीं थे और उसने प्रोसीजर नहीं करवाया। अब मान लीजिए एक इंडियन पेशेंट है, उसमें जो भी रीज़न रहे, फाइनेंशियल रीज़न्स रहे या पर्सनल रीज़न्स थे, उसने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया। उसने कहा मैं किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लूँगा, तो होगा यही ना कि भई अगर वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो ये जो ओरिफिस है ये और छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले के कंपैरिज़न में दिखाया कि ओरिफिस जो है, एओर्टिक वाल्व का जो ओरिफिस जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ये एओर्टिक वाल्व का ओरिफिस और ज़्यादा नैरो हो जाएगा। तो अगर नैरो हो जाएगा तो ब्लड को बाहर जाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर और ज़्यादा टाइम लगेगा तो एओर्टिक वाल्व और देर से बंद होगा। तो देयरफॉर मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो गैप है वो 30 मिलीसेकंड से कम होके 20 हो गया था, 15 हो गया था, फिर भी इलाज नहीं कराया तो कम होके 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर फिर भी इलाज नहीं कराया तो ऐसा हो सकता है कि एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व्स एक साथ बंद होने शुरू हो जाए। व्हेन आई से दैट द क्वेरी मोस्ट पीपल इज क्या? आपने बोला कि दोनों वाल्व्स एक साथ बंद हो गए। आप तो कह रहे थे पहले एओर्टिक वाल्व बंद होता है फिर पल्मोनिक, वो तो फिजियोलॉजी है ना। लेकिन अब तो पैथोलॉजी आ गई, एब्नॉर्मेलिटी आ गई। अगर हार्ट में स्टेनोसिस प्रेजेंट है एओर्टिक वाल्व के लेवल पे तो ब्लड को बाहर जाने में टाइम ज्यादा लगने वाला है। एओर्टिक वाल्व देर से बंद होगा और देर से बंद होगा और देर से बंद होगा, और ये पॉसिबिलिटी है कि सेम पेशेंट में आने वाले टाइम में नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड की जगह पे पेशेंट में कन्वर्ट होकर हो जाएगा सिंगल S2। सिंगल S2 का मतलब है एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व एक साथ बंद होंगे। अगर ये फिर भी इलाज नहीं कराता है, लेट मी जस्ट एग्जैजरेटेड, ये फिर भी इलाज नहीं कराता है, अब ये वेरी सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में चला गया, तो अगर ये इलाज नहीं कराएगा तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एओर्टिक वाल्व देर से बंद हो रहा है, देर से बंद हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। अब ओवर शूटिंग होगी। ओवर शूटिंग मतलब P2A2। व्हेन वी रीड इट द फर्स्ट टाइम यू आर लाइक व्हाट P2A2? भाई नॉर्मल तो A2 P2 होता है, उल्टा क्यों लिखा है? तो भाई उल्टा इसलिए लिखा है कि पल्मोनिक वाल्व तो अपने टाइप पे बंद हो गया, क्योंकि देखो जो इधर पल्मोनिक वाल्व है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे तो ब्लड स्मूथली पूरा 80 ml ब्लड एग्जिट करके पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस में रास्ता नैरो हो गया, उसकी वजह से टर्बुलेंस भी होगी, उससे मरमर भी होगा, वो मैं मरमर की भी बात करूंगा। लेकिन बेसिक पार्ट मेरा ये है कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि P2 तो बंद हो गया, पल्मोनिक वेल टाइम पे बंद हो गया, एओर्टिक वेल पल्मोनिक वेल के भी बाद में बंद हुआ। तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज होती है रिवर्स splitting of the second heart sound. What I basically wanted to explain to you is कि valvular aortic stenosis के पेशेंट अगर हमारे पास जल्दी आएंगे, रिलेटिवली जल्दी आएंगे, तो उनका नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड होगा। सेम पेशेंट का इलाज नहीं कराया तो सिंगल S2 हो जाएगा, फिर भी इलाज नहीं कराएगा तो वो रिवर्स स्प्लिटिंग और सेकंड हार्ट साउंड हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे नैरोइंग वर्सन होती जाएगी। इसको मैंने बोला तो था कि टावी करवा लो, इसने करवाया नहीं। तो अगर प्रोसीजर ना करवाया जाए तो क्योंकि वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है, तो ये ओपनिंग नैरो 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 होती रहेगी। तो आपने जो फर्स्ट मैसेज इस वीडियो लेक्चर में याद रखना है वो है वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट में नैरो स्प्लिट, फिर वर्सन होके हो गया सिंगल, और उसके बाद में रिवर्स स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड मिलती है। हैविंग सेड दैट, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस होता क्यों है, भाई कॉजेज भी तो मालूम होने चाहिए। तो ये एक ऐसा डिजीज है जो आप देखोगे यंग लोगों में नहीं मिलता है। ये एक ऐसा डिजीज है जो या तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में या जेरियाट्रिक एज ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट कॉज मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं बाइकुस्पिड एओर्टिक वाल्व, जिसकी यूजुअली इन्फेंटाइल प्रेजेंटेशन होती है। वो बात अलग है कि रोमैटिक फीवर तो देखो इंडिया में है ही, तो रोमैटिक फीवर की वजह से तो माइट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस भी हो सकता है। पर रूटीन जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उसमें क्योंकि रोमैटिक फीवर कम है, तो ये डिजीज या तो कंजेनिटल कॉजेज की वजह से पीडियाट्रिक एज ग्रुप में मिलता है, या फिर ये जो डिजीज की अभी हम बात कर रहे हैं वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, ये जेरियाट्रिक एज ग्रुप में मिलता है ड्यू टू एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन ऑफ द वाल्व। दैट इज पेशेंट की उम्र यहाँ पे 65 साल से ज्यादा होगी।
इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपने टर्मिनेटर मूवी देखी हो, तो उसका जो लीड एक्टर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ही हैज़ बीन मिस्टर वर्ल्ड, ही हैज़ बीन अ बॉडी बिल्डर, तो ही वाज़ रिसेंटली डायग्नोज्ड विद वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस इन अमेरिका और उनका फिर ऑपरेशन भी हुआ टावी, दैट इज़ ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। तो रोमैटिक फीवर तो खैर एक इंडियन डिजीज़ है, बट ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस डिजीज़ का एक बाइमोडल एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइमोडल से मेरा मतलब या तो बच्चों में मिलेगा या फिर जेरियाट्रिक एज ग्रुप में मिलेगा। और अब देखते हैं कि भई ये पेशेंट्स हमारे पास आते क्यों हैं? तो इसके लिए आपने निमोनिक याद करना है सैड। तो एक 65 ईयर ओल्ड पर्सन है, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, और वो कह रहे हैं कि सर मैं बड़ा फिट हूँ, मुझे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जैसे रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे हैं तो मार्केट कोई दिखाई दी तो सब्जी की दुकान से मतलब आलू, टमाटर, प्याज़ खरीद लिए घर के लिए, जैसे लोग शॉपिंग कर लेते तो भई मार्केट में कोई सब्जी दिखी फ्रेश तो उठा के ले आते हैं। तो कहता है कि सर मुझे कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा, मुझे कोई हेल्थ का कोई इश्यू नहीं था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि कह रहा है कि सर सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, कहता है मैं लिफ्ट भी अवॉइड करता हूँ, आई यूज़ लिफ्ट, आई एम वेरी फिट। कहता है कि मैं जैसे वेजिटेबल्स का बैग लेकर आया, टोमेटोज़ खरीदे उन्होंने मान लीजिए, ज़्यादा भी नहीं 2-3 किलो, और कहते हैं उठा के मैं चल रहा था सीढ़ियाँ, तो चक्कर सा आना शुरू हो गया और पहले मुझे लगा कि मे बी मैंने कुछ खाया नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो एक बार ऐसा हुआ तो मैंने नेग्लेक्ट किया। लेकिन कहता है कि रिपीटेडली होना शुरू हुआ और उसके बाद में तो मुझे प्रॉपर सिंकोप हो गया, सिंकोप ऑन एक्सर्शन। तो वो सिंकोप ऑन एक्सर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा का जो कनेक्शन है वो नैरो हो गया, तो जो ओरिफिस है वो रिलेटिवली नैरो हो रहा है, तो कार्डियक आउटपुट लिमिटेड होगा। तो अगर लिमिटेड कार्डियक आउटपुट है तो भाई सिंकोप ऑन एक्सर्शन तो हो ही सकता है। इसके बाद में जो सेकंड फीचर इस डिजीज में मिलता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंजाइना। अब ये एंजाइना क्यों होता है? कि उसका रीजन ये है कि क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन इन द हार्ट हो जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा मेहनत करेगा तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। भई आप जिम में जाके वर्कआउट करो, मसल्स बन जाएँगे, वैसे ही यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल मेहनत कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। अब दिक्कत क्या है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन द हार्ट तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई उसके प्रोपोर्शन में तो इंक्रीज़ नहीं होती है। अगर डिमांड तो बढ़ जाए, पर सप्लाई तो उतनी है, तो देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और इस मिसमैच की वजह से इस पेशेंट को चेस्ट पेन के सिम्पटम्स आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, वो भी हो सकता है कि भई एक ओल्ड मैन है, 65 इयर्स उनकी एज है, तो उसमें उनकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है, तो तब तो वैसे ही एंजाइना हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं भी है, फिर भी हो जाएगा क्योंकि हार्ट का डिमांड इंक्रीज़ हो गया। देखिए 2 बातें, एक है डिमांड, एक है सप्लाई। या तो डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए, मिसमैच हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ डिमांड बढ़ी है, सप्लाई अगर मान लो नॉर्मल भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिमांड ज़्यादा है तो भई प्रॉपर तो मिल नहीं रहा हार्ट के मसल को। तो मैं वर्ड बोल सकता हूँ सब एंडोकार्डियल इश्कीमिया। सब एंडोकार्डियल इश्कीमिया मतलब मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से चेस्ट पेन के सिम्पटम्स आएँगे और सीवीएस के सारे केसेस में अल्टीमेटली तो ब्रेथलेसनेस तो आनी ही है। तो इस पेशेंट को ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन फिर ब्रेथलेसनेस ऑन रेस्ट हो जाएगा। वो ब्रेथलेसनेस का रीज़न है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के कारण से इसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक प्रेशर, हार्ट में मसल ज़्यादा ना तो एंडास्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप खुद सोचिए लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ ही नहीं पाएगा। जो लंग्स का ब्लड है एलए से होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का एंडास्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए तो देयर वुड बी पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स, मतलब पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर क्वेश्चन में हेल्प करने के लिए वो आपको ये भी बताएगा कि इसकी जो पल्स है, क्योंकि रास्ता बंद है, तो पल्स जो होगी वो रिलेटिवली स्लो राइजिंग होगी, और इनफैक्ट जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इस पेशेंट की हार्ट से बाहर जाएगा वो भी आपको रिलेटिवली कम मिलेगा। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्लो राइज विद अ डिक्रीज एम्पलीट्यूड, इसके लिए लैटिन टर्मिनोलॉजी में जो वर्ड एमसीक्यू में लिखा आ सकता है उसको हम बोलते हैं पल्सस पार्वस। पल्सस पार्वस का मतलब होता है लैटिन में स्लो राइजिंग पल्स एट टार्डस। तो कई बार क्वेश्चंस को जस्ट सोफेस्टिकेटेड बनाने के लिए वो ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स तो लिखेगा ही, लेकिन साथ में ये टर्म लिख देगा पल्सस पार्वस एट टार्डस। और सेम चीज को अगर आप हचिंसन क्लिनिकल मेथड से पढ़ते हैं तो वहां पे उसने वो एक पल्सस पार्वस एट टार्डस की जगह पे एक और टर्म बताती है जिसको बोलते हैं एनाकोरोटिक पल्स। तो अगर आपको हार्ट साउंड वाला डेटा ना भी याद रहे तो एनाकोरोटिक पल्स के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में सिम्टम्स होंगे सैड के, सिंकोपन एक्सर्शन, एंजाइना एंड डिस्निया। इन पेशेंट्स में अगर हम एपेक्स बीट की बात करें तो एक तो क्योंकि हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट है ना, तो एपेक्स बीट जो होगी वो हीविंग इन करेक्टर होगी। हीविंग मतलब जब आप एपेक्स बीट को लोकलाइज करते हैं तो फोर्सफुल इंपल्स होगा दैट विल लिफ्ट योर फिंगर, फोर्सफुल इंपल्स दैट विल लिफ्ट योर फिंगर। एंड क्योंकि इस कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो होती ही होती है, इसमें कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो होती ही होती है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ साथ में लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है।
भाई ब्लड को बाहर भेजने की जिम्मेदारी लेफ्ट साइड की कंप्लीट है ना। एलवी में भी अगर एलवी मेहनत करेगा तो लेफ्ट एट्रिया भी मेहनत करेगा। तो क्योंकि लेफ्ट एट्रिया भी ज्यादा मेहनत कर रहा है तो लेफ्ट एट्रिया का जो फोर्सफुल इंपल्स जो जनरेट होता है उसकी वजह से इसमें डबल अपाइकल इंपल्स आएगा। अपाइकल इंपल्स देखिए नॉर्मली तो सिस्टोल में आता है, लेकिन यहाँ पे डायस्टोल में भी महसूस हो रहा है, क्योंकि जो एट्रल सिस्टोल होता है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे होता है और इसका एट्रल सिस्टोल ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कहा डबल अपाइकल इंपल्स, दैट्स अ फोर्सेबल हीविंग एपेक्स, डबल अपाइकल इंपल्स दैट वुड बी प्रेजेंट। और साथ साथ में देखिए एपेक्स बीट नॉर्मली तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है, यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगी क्योंकि हाइपरट्रॉफी। नॉर्मली तो एपेक्स बीट इज लाइक फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस 2 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। अब वो मिड क्लेविकुलर लाइन पे आ जाएगी, वो और आगे जा सकती है, वो सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में एपेक्स बीट लिखा हो सकता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें हीविंग एपेक्स डबल अपाइकल इंपल्स से फीचर लिखे हो तो वो अगेन सपोर्ट करता है वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस को। प्लस जैसे मैंने समझाया कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में ये या तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है या जेरियाट्रिक एज ग्रुप में होता है। अब इसके बाद में ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स में क्या क्या लिखा होगा तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो सेकंड हार्ट साउंड की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दी हो सकती है उसमें वो लिखेगा द पर्सन इज हैविंग अ नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड, और अगर इलाज नहीं करवाया तो फिर वो सिंगल S2 हो जाएगा, फिर भी इलाज नहीं कराया तो वो रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड है। अब वो एग्जामिनर की मर्जी कि वो उनमें से कोई सा भी देना चाहे, क्योंकि इस डिजीज में लेफ्ट एट्रिया की भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो लेफ्ट एट्रिया ज्यादा जोर जनरेट करता है जिसकी वजह से एट्रियल गैलप हमें बेल से सुनाई देगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि 3 ही लो पिच हार्ट साउंड्स होती हैं, थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड, ट्यूमर क्लब साउंड। तो ये जो फोर्थ हार्ट साउंड है ये अब डिस्कशन में आ रही है। मैंने तो बोला भी था कि फोर्थ हार्ट साउंड इज पैथोलॉजिकल इन ऑल एज ग्रुप्स। इसका दूसरा नाम होता है एट्रियल गैलप रिदम। और अभी आपने सीखा कि भाई एट्रियल गैलप रिदम होता क्यों है जब भी लेफ्ट एट्रिया हाइपरट्रॉफी होता है। लेफ्ट एट्रिया के हाइपरट्रॉफी से एट्रिया ज्यादा जोर लगाएगा तो उससे जो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है उसे हम एट्रियल गैलप रिदम बोलते हैं। उसे स्टेथोस्कोप की छोटी वाली साइड बेल से सुनते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस पेशेंट में मरमर कौन सा आएगा। तो मरमर देखिए इज बेसिकली क्रिएटेड व्हेन एवर हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग अगेंस्ट एन ऑब्स्ट्रक्शन, कि भाई रास्ता छोटा है तो टर्बुलेंस आने वाली है। तो उस टर्बुलेंस की वजह से जब आप इस पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो ऑस्कल्टेशन में इनफैक्ट मैं बिफोर आई ड्रॉ दिस लाइन डायग्राम व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस डायग्राम एंड रिप्रेजेंट दिस बिफोर यू, कि भाई इस पेशेंट में तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल मास है ना वो भी इंक्रीज होने वाला है। देयर इज अ कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल अब ज्यादा जोर लगाएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा जोर लगाएगा तो यहाँ पे ये रास्ता बंद है तो टर्बुलेंस होने वाली है। और ये टर्बुलेंस यहाँ पे आगे मैंने एओर्टा में रिप्रेजेंट करी है बिकॉज देयर इज अ हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। वो हाइपरट्रॉफी एकदम से नहीं आएगी, दिस हाइपरट्रॉफी वाज नॉट प्रेजेंट इनिशियली, लेकिन आने वाले टाइम में लाइक दिस पर्टिकुलर चैप वुड बी हैविंग एज अ कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट। तो अगर हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो वहां पे भी कार्डियोमेगाली दिखाई देगी, ईसीजी करेंगे तो उसमें भी चैम्बर एनलार्जमेंट के फीचर्स होंगे, इको में भी दिखाई देगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ही हाइपरट्रॉफी करेगा, इवन लेफ्ट एट्रिया यहाँ हाइपरट्रॉफी करता है तो ज्यादा जोर जनरेट कर रहा होता है। एंड दैट इज द रीजन वाई मैंने बोला था कि एट्रियल गैलप रिदम इस पेशेंट में प्रेजेंट होगा। और इसमें जब हम मरमर सुनेंगे तो मरमर में आप नोटिस करोगे कि टर्बुलेंस आएगी। वो टर्बुलेंस कब आएगी तो ड्यूरिंग द फेज ऑफ सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसकी मरमर की रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। दो ये मरमर की रिप्रेजेंटेशन मैंने सब्सिक्वेंटली भी आगे अलग से एक वीडियो आप नोटिस करोगे उस पे मैंने मरमर्स को अलग से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मरमर की जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी मिडल ऑफ सिस्टोल में, कि वेंट्रिकल मैक्सिमम जोर कब लगाता है मिडल ऑफ सिस्टोल में। और फिर मैंने इंटेंसिटी को ग्रेजुअली थोड़ा कम होते हुए दिखाया है। तो यहाँ पे जो लाइन डायग्राम बनाया गया है उस लाइन डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि मरमर की इंटेंसिटी पहले बढ़ जाएगी फिर रिलेटिवली कम हो जाएगी। एंड द टेक्निकल टर्म दैट आई वांट यू टू रिमेंबर फॉर दिस इज, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। तो इसके लिए तो ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई वेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में एस फॉर स्टेनोसिस सिस्टोलिक मरमर होने वाला है। और वो सिस्टोलिक क्यों, क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस है ना तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगेंस्ट एन ऑब्स्ट्रक्शन, तो टर्बुलेंस क्रिएट हो रही है तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। सपोज आप कहते हो कि सर ये सारी बातें तो ठीक है लेकिन इतनी सारी बातें मैं याद कैसे करूं, और क्या मेरे को एग्जाम में कोई एक सिंगल वर्ड बता दो कि पढ़ के ही समझ में आ जाए कि सवाल वेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस का है। तो क्या कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी है आपके पास सर कि आप एक ही वर्ड पे मुझे बोलो कि भाई ये वर्ड याद कर लो तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस होगा? तो बिल्कुल है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज ऑफ वेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में वो पूरी आपको कहानी सुनाएगा कि ये एक रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन है, ये पहले बड़ा हेल्दी था, अभी इसको सिंकोप होना शुरू हो गया, चेस्ट पेन होना शुरू हो गया।
तो आप सोच रहे हो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हो सकता है, ब्लॉकेज इन कॉर्नरी आर्टरी हो सकती है, फिर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स देगा, लेकिन ये वर्ड हमेशा लिखा होगा क्योंकि हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगेंस्ट एन ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो टर्बुलेंस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि स्टेथोस्कोप पे तो मरमर सुनाई देता है, लेकिन कैरोटिड आर्टरी पे फिंगर रखे तो फिंगर के नीचे टर्बुलेंस महसूस होती है, दैट इज कैरोटिड थ्रिल। तो सपोज अगर मान लीजिए ये सारी डिटेल ना भी याद रहे इंक्लूडिंग हार्ट साउंड्स की, तो चलेगा, कैरोटिड थ्रिल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। द इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर दिस कंडीशन इज ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होते हैं उन सब में ही ट्रांस थोरेसिक इको करा जाता है। और इन पेशेंट्स में टावी जो है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, वो बेसिकली कॉन्ट्राइंड मतलब मेन जो प्रोसीजर है इसका वो है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। हम यहाँ पे बैलून डायलिटेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बैलून डायलिटेशन जो है वो अगर कैल्सिफाइड वाल्व है ना, कैल्सिफाइड वाल्व में अगर मैंने बैलून को डिप्लॉय किया तो वाल्व टूट जाएगा। तो बैलून डायलिटेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बैलून डायलिटेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कैल्सिफाइड वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। रेदर हम इस पे पुराना वाल्व रहने देंगे, उसके ऊपर एक नया वाल्व डिप्लॉय कर देते हैं जिसको टावी बोला जाता है, इसको ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और ये सब्सिक्वेंटली एओर्टिक स्टेनोसिस वाले वीडियो में आगे भी कवर्ड है। इसके अलावा मैं एक मिसलेनियस स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा कि ट्रेडमिल टेस्ट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड जिन लोगों में सिवियर वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस होती है, क्योंकि उनका कार्डियक आउटपुट लिमिटेड होता है, तो उनमें हम ट्रेडमिल टेस्ट कभी नहीं कर सकते। ट्रेडमिल टेस्ट को आगे डिस्कस किया गया क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के केसेस के लिए, जहाँ कॉर्नरी आर्टरी में 80-90% ब्लॉकेज हो जाती है। लेकिन जस्ट वांटेड टू से दिस स्टेटमेंट दैट ट्रेडमिल टेस्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सिंकोप हो जाए। वही मेडिकल साइंस का बेसिक रूल है, फर्स्ट डू नो हार्म टू द पेशेंट। तो भाई मैं डायग्नोसिस के लिए ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को अनकॉन्शियस करा दूं। सो सिंकोप होने के वजह से सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस में ट्रेडमिल टेस्ट हम नहीं करते हैं। सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस की डेफिनेशन है और एफ साइज लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड मेन मुद्दा तो हार्ट साउंड्स का था, पर उसके साथ साथ में मैंने एडिशनल पॉइंट्स बोले जिससे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को रिलेटिवली ईजियर सॉल्व कर पाएंगे। अब जो अगली कंडीशन मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो पहले तो मैं उसका शंट डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जिसको हम लेफ्ट टू राइट साइडेड शंट बोलते हैं। अभी जो मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ वो पल्मरी आर्टरी है, जो कि आगे दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर रही है। इधर मैंने अयोर्टा दिखाई है, और आपको ये मालूम होना चाहिए अनाटमी से कि भाई डक्टस आर्टेरियोसस कहाँ पे शुरू होता है और कहाँ पे एंड करता है। तो आपका जो टेक्निकल आंसर रहेगा डक्टस आर्टेरियोसस के लिए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के लिए, तो आप बोलेंगे कि भाई जो स्टार्टिंग है वो है बाइफरकेशन ऑफ पल्मरी आर्टरी, और एंडिंग कहाँ पे है तो आप बोलोगे जी इट इज द डिसेंडिंग एओर्टा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं दिस दैट हैव शोन इज द पल्मरी आर्टरी, इस साइड पे एओर्टा प्रेजेंट है, and the connection between the two, the bifurcation of pulmonary artery in the starting or descending aorta is called as ductus arteriosus. डक्टस आर्टेरियोसस ट्रेडिशनली तो जन्म के बाद में 10 से 15 घंटे के बाद में बंद होना शुरू हो जाता है, और उसका जो कंप्लीट क्लोजर होता है वो तकरीबन फंक्शनल क्लोजर होता है, 7th डे पे होता है। लेकिन हमारे वाले केस में अनफॉर्चुनेटली ये जो स्ट्रक्चर है ये खुला रह गया। उसका मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा कि क्यों खुला रह गया है। बट अगर ये खुला रह जाता है तो फिर देखिए क्या होने वाला है। दैट इज कि अभी आप नोटिस करेंगे इस डायग्राम में कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड एओर्टा में जा रहा है उसमें से काफ़ी सारा जो ब्लड है, क्योंकि अयोर्टा का प्रेशर हाई है और पल्मरी आर्टरी का कम होता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये सारा का सारा ब्लड सीधा ही लंग्स में जाना शुरू कर देगा, और लंग्स की ओवरलोडिंग कर देगा, तो पेशेंट को पल्मरी एडीमा हो जाएगा। मैं जो कंडीशन आपको पढ़ा रहा हूँ वो लेफ्ट टू राइट साइडेड शंट है। आप अभी प्रिंटेड नोट्स को छोड़ दीजिएगा कुछ सेकंड्स के लिए और मुझे लॉजिकली बोर्ड पे अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए और बताइए कि जिस पेशेंट को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है उस पेशेंट में कौन सा वेंट्रिकल फेल करेगा। विल इट बी अ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर और विल इट बी अ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्योंकि स्ट्रक्चर खुला हुआ है तो आप देख रहे हैं कि ब्लड ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो क्या इसमें राइट वेंट्रिकल फेलियर होगा या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो गया ही नहीं, देर इज नो ब्लड गोइंग इन द राइट वेंट्रिकल। अगर आप इस लाइन डायग्राम को देख रहे हैं तो सारा का सारा जो ब्लड है दैट इज बेसिकली बाईपासिंग द राइट वेंट्रिकल ऑफ द पेशेंट। वो तो सीधा पल्मरी आर्टरी में गया, लंग्स में गया, पल्मरी एडीमा किया, और फिर ये लेफ्ट साइड पे आया एंड इट कॉज ओवरलोडिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द पेशेंट। तो जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कंडीशन है उसका नाम तो लेफ्ट टू राइट साइडेड शंट है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो राइट वेंट्रिकल फेलियर नहीं होती, वो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होती है। अब यहाँ पे फेलियर वर्ड के बेसिस पे आपने मुझे सोच के बताना है कि अगर किसी पेशेंट के हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में ब्लड को बाहर जाने में क्या नॉर्मल टाइम लगेगा या एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, और क्योंकि ब्लड को बाहर जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर एओर्टिक वाल्व का जो क्लोजर है क्या वो ऑन टाइम क्लोजर होने वाला है
या वो डिलेड क्लोजर होने वाला है, तो आप बोलेंगे कि जी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने वाला है तो मैंने लिखा कि एओर्टिक वेल का क्लोजर डिलेड होगा। और क्योंकि एओर्टिक वेल का क्लोजर डिलेड है तो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज कि मैं A2 और P2 को फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ। दस A2 एंड P2 को मैं दो अलग अलग लाइंस में रिप्रेजेंट करूंगा कि पहले एओर्टिक वेल क्लोज करता है, उसके बाद में पल्मोनिक वेल क्लोज करता है। टाइम लैग मैंने आपको बताया था 30 मिलीसेकंड का। और यहाँ पे मैंने वर्कआउट करके आपको बताया कि भाई इसमें तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ज़्यादा लगेगा तो एओर्टिक वेल देर से बंद होगा, और देर से बंद होने की वजह से ये जो 30 मिलीसेकंड का गैप है ये नॉर्मल से कम हो जाएगा, हम 30 की जगह पे 20 हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो इंटरप्रिटेशन है फॉर द सेकेंड टाइम इन दिस वीडियो मैंने आपको नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में बताया है। और इनफैक्ट जो मैंने अभी बताया मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि दिस विल स्टे विद यू फॉर होल ऑफ योर लाइफ, मतलब जब तक आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर में इस मतलब हार्ट फेलियर वाले मरीज को देखें या ना देखें, लेकिन मान लो आप किसी अस्पताल में काम कर रहे हो और फाइल में लिखा नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड, तो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम हो। अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम क्या हो गई, वो स्टेनोसिस हो सकती है या फेलियर हो सकती है। इसकी पहली वाली जो कंडीशन थी उसमें देयर वाज अ स्टेनोसिस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, स्टेनोसिस ऑफ द ब्लड गोइंग आउट ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। और अभी फेलियर है, बट दोनों में कंसेप्ट तो सेम, एक में रास्ता बंद है, यहाँ फेलियर हो गया। भाई डैमेज हार्ट, फ्लैबी हार्ट तो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता है, तो ब्लड को बाहर जाने में ज्यादा टाइम, एओर्टिक वेल्व का डिलेड क्लोजर एंड नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड। तो देखो पीडीए तो सिर्फ बहाना था, मुझे जो आपको बताना था दैट वाज लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो मैंने तो पीडीए के बहाने से मुझे इंट्रोड्यूस करना था कि ये है तो लेफ्ट राइट साइडेड शंट, लेकिन इसमें राइट वेंट्रिकल फेलियर इनिशियल प्रेजेंटेशन नहीं होती है, इनिशियल प्रेजेंटेशन लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होती है। और इन पेशेंट्स में अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द डिलेड A2 कंपोनेंट, क्योंकि एओर्टिक वेल्व देर से बंद करेगा, सब में देर है, एक्स्ट्रा टाइम, डिलेड क्लोजर, तो क्योंकि टाइम ज्यादा लगने वाला है तो एओर्टिक वेल्व देर से बंद होगा। तो मैंने बोला देयर वुड बी narrow split second heart sound present in the case with respect to patent ductus arteriosus। अब ये पीडीए के रिलेटेड जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। एक तो देखिए आपने अभी अभी सीखा ही कि भाई यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, तो आपका आंसर होगा पैथोफिजियोलॉजी से, दैट देयर इज अ वॉल्यूम ओवरलोडिंग। वो वॉल्यूम ओवरलोडिंग किसकी हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हो रही है, जो कि पल्मोनरी एडिमा को एक्सप्लेन करता है। एंड दैट इज वाई अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो दिस वुड बी अ न्यूनेट जिसको पुअर अटैचमेंट टू ब्रेस्ट, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग लेते हुए सांस फूलेगा, तो मदर कह रही है कि दूध ठीक से नहीं पीता, चिड़चिड़ा है बच्चा, इरिटेबल है, क्रैंकी है। पर आपको समझ में आ रहा है कि वो इरिटेबल क्रैंकी क्यों है, क्योंकि भाई उसको सांस फूलता है, देयर इज ब्रेथलेसनेस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा कंपोनेंट है। अब बैकग्राउंड में वो क्या और चीजें देगा तो बताएगा कि हो सकता है ये प्रीटर्म बच्चा, क्योंकि प्रीटर्म बच्चों में सिम्टम्स जो होते हैं वो तुरंत आने शुरू हो जाते हैं। टर्म बेबी में प्रेजेंटेशन 6 हफ्ते पे होती है। प्रीटर्म बच्चों में तो हाइलेंड मेम्ब्रेन डिजीज होता है, क्योंकि लंग्स इमेच्योर होते हैं तो हाइपोक्सिया की कमी के रहते हैं। हाइपोक्सिया इज द ट्रिगर जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द रीजन की पिछले स्लाइड में मैंने पेटेंसी की बात करी थी। लेकिन अगर मैं टर्म बेबी की बात करूं तो टर्म बेबी में तो लंग्स मैच्योर होते हैं, उसमें तो कोई हाइलेंड मेम्ब्रेन डिजीज नहीं होता, तो फिर टर्म बेबी में क्यों हो जाता है, तो वहां पे टेराटोजेनेसिटी ऑफ अ वायरस कैन बी रिस्पॉन्सिबल। हो सकता है कि इस बच्चे की जो मदर थी उसे प्रेगनेंसी में जर्मन मीजल्स हो गया, जर्मन मीजल्स मतलब रुबेला। तो अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान रुबेला का इन्फेक्शन होता है, वो भी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जब हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो इट कैन रिजल्ट इन टेराटोजेनेसिटी। तो आज मैंने बताया कि भाई पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस प्रीटर्म बच्चों में तो मतलब हाइपोक्सिया रिलेटेड प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन टर्म बेबीज में इट कुड बी टेराटोजेनेसिटी एज वेल। एज फार एज प्रीटर्म बेबीज आर कंसर्न्ड, उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बर्थ पे ही आ जाते हैं। मतलब जैसे अभी बेबी 34 वीक का है, नीको में है, और उसी टाइम पे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इफ इट इज गोना बी अ क्वेश्चन ऑन अ टर्म बेबी, तो फिर टर्म बेबी पे यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं वो 6 वीक्स पे आते हैं। एंड इनिशियली तो मुझे लगा कि भाई मैं मदर को बोलूँ कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर के पास ले जाओ, मेरे पास क्यों लेके आया बच्चे को, भाई फीड नहीं ले रहा। फिर वो कहती है कि नहीं सर मेरा पहले बच्चा तो ठीक से फीड लेता था, मतलब मुझे पहले का प्राइमरी ग्रेविडा होगी तो भाई फीड नहीं ले रहा बच्चा, तो ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर को दिखाओ, भाई हमारे पास क्यों आए हो। तो वो कहती है नहीं सर मेरा मेरा सेकंड बेबी है, ठीक से फीड नहीं लेता, सांस फूलता है उसका। तो इमीडिएटली मैंने बेबी को ऑस्कल्टेट किया, और जैसे ही मैंने ऑस्कल्टेट किया तो ऑस्कल्टेशन पे मुझे दो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स मिलने वाली हैं।
अब वो फाइंडिंग्स के लिए बिफोर मैं यहाँ पे सेकंड अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग लिखूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पेशेंट में क्योंकि डक्टस आर्टेरियोसस जो है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है व्हिच इज़ वेरी थिन वॉल्ड और एओर्टा इज़ वेरी हाई प्रेशर एरिया, तो वेरी हाई प्रेशर से एक छोटी-सी ट्यूब में ब्लड एंटर कर रहा है, तो टर्बुलेंस होने वाली है, मरमर हमें सुनाई देने वाला है। तो यहाँ पे जो मरमर सुनाई देता है, उसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस मरमर या मशीनरी मरमर। सो लेट अस हियर हाउ दिस कंटीन्यूअस मरमर साउंड्स लाइक बिफोर वी गो फर्दर इन द डिस्कशन। Therefore, the examination findings in this condition would be second heart sound, which would be narrow split. और कई बार तो ऐसा भी होगा कि ये जो नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड है, ये आप सुन ही नहीं पाएंगे। वो क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि अभी अभी जो हमने सुना इन पेशेंट्स में, वो इतना लाउड होगा कि बाकी सारी आवाज़ को दबा देगा। तो जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, उसको हम टेक्निकली बोलेंगे कंटिन्यूस मरमर। कंटिन्यूस मरमर की खासियत ये होती है कि ये सिस्टोल में भी सुनाई देता है और ये डायस्टोल में भी सुनाई देता है। और सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बोल लीजिए, दैट वुड बी कि इसकी जो पीक इंटेंसिटी होती है, वो सेकंड हार्ट साउंड के टाइम पे आती है। अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस का भी मरमर बना के दिखाया था। जो वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर होता है, वो तो मिडल ऑफ सिस्टोल में पीक करता है और फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अभी जो मैंने मरमर बताया, उसकी जो पीक इंटेंसिटी है, वो मिडल ऑफ सिस्टोल में नहीं है, वो S2 के टाइम पे है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अगर आवाज़ ऐसी आ रही होती कि भई आवाज़ आ रही है, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर ग्रेजुअली कम हो रही है, तो वो तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर और वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस था। लेकिन ये तो एक जायंट इतना लाउड इंटेंसिटी का मरमर है, इसका जो पीक है वो कब आएगा? सेकंड हार्ट साउंड के टाइम पे, और उसके बाद में आवाज़ की जो इंटेंसिटी है वो रिलेटिवली लेस हो जाएगी। आई रिपीट दैट अगेन, जो वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस था, उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी तो मिडल ऑफ सिस्टोल में आई थी एंड देन द नॉइज़ हैड डाइड डाउन। लेकिन इसमें जो पीक इंटेंसिटी आई है, दैट इज़ कमिंग एट लेवल ऑफ S2। तो एमसीक्यूज़ में आपकी मदद के लिए वो मशीनरी मरमर तो मुझे नहीं लगता लिखेगा, बिकॉज़ मशीनरी मरमर इज़ लाइक टू ईज़ी। वो तो थर्ड ईयर पे कोई स्टूडेंट को भी बताए तो वो आंसर कर लेगा। सो मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज़ में ही माइट गिव अ डिस्क्रिप्शन कि भई मरमर जो है सिस्टोल में भी सुनाई दे रहा है, डायस्टोल में भी सुनाई दे रहा है। इट इज़ पीकिंग एट द लेवल ऑफ S2, सो इट इज़ नॉट अ इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, प्लस साथ में नैरो स्पिट सेकंड हार्ट साउंड है। इस डिजीज़ के डायग्नोसिस के कंफर्मेशन के लिए भी हम ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। और अगर वो प्रीटर्म बच्चा है तो फिर उसके मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं इबुप्रोफेन या फिर यूज़ करते हैं इंडोमेथासिन। जी हाँ, वही ड्रग्स जो कि हम एक्यूट गाउट में ओरल दे रहे हैं, माइग्रेन में ओरल दे रहे हैं, उन्हीं ड्रग्स का आज हम इंट्रावेनस यूसेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन पे ब्रेक लगाएगी। और प्रोस्टाग्लैंडिन वो विलेन था जिसकी वजह से पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस प्रेजेंट था। साथ में हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज़ का ट्रीटमेंट तो किया ही जाएगा। अगर वो बोलता है कि टर्म बेबी में क्या करेंगे, तो फिर आप ये दवाइयों का चक्कर मत बोल देना। दवाइयाँ सिर्फ प्री मैच्योरिटी के लिए वैलिड है ना। एडल्ट्स में तो मतलब टर्म बच्चे में, अगर मैं टर्म बच्चे की बात करूँ, तो टर्म बच्चे में तो इट वुड बी लाइक अ टेराटोजेनिसिटी व्हिच इज़ रिस्पांसिबल। तो वहाँ पे तो इट वुड बी आंसर्ड एज़ सर्जिकल लाइगेशन। सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, जो कि प्री टर्म बच्चों में अगर है तो हम दवाइयों से ठीक करेंगे, टर्म बच्चा है तो सर्जिकल लाइगेशन। एग्ज़ाम में उसने ना तो प्री टर्म बोला ना टर्म बोला, उसने बोला 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद पीडीए। तो अगेन आपने दवाइयाँ आंसर नहीं करनी है, आपका जो आंसर रहेगा दैट वुड बी गिवन एज़ सर्जिकल लाइगेशन। और अगर इस डिज़ीज़ का इलाज ना किया जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँगी। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पीडियाट्रिक से भी पढ़ना। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं कॉम्प्लिकेशन यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इनका इलाज नहीं किया, तो फिर ब्लड लेफ्ट टू राइट जाता रहेगा और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ता रहेगा, और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर शंट रिवर्सल हो जाएगा। और शंट रिवर्सल से देखिए जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो नीचे पेशेंट की डिसेंडिंग एओर्टा से होते हुए टोज़ में जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले ब्लड लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो पल्मोनरी आर्टरी डायलेट कर गई और उसमें कंजेशन हो गया। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अब जगह ही नहीं बची और उसके अंदर अब इरिवर्सिबल चेंजेस होने शुरू हो गए, फाइब्रोसिस हो गया, तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर अयोटा से बढ़ना शुरू हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शंट रिवर्सल की, मैं बात कर रहा हूँ आइज़नमेंगर कॉम्प्लेक्स की, जो आप आगे पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे। तो आइज़नमेंगर कॉम्प्लेक्स में अगर पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और इतना बढ़ जाता है कि एओर्टा वाली साइड से बढ़ जाए, तो फिर ये शंट उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे मैंने अभी दिखाया ब्लू में, डीऑक्सीडेटेड ब्लड डिसेंडिंग एओर्टा से होते हुए नीचे पाँव की तरफ जाएगा। तो इस पेशेंट के टोज़ में ब्लू कलर आ जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीडेटेड ब्लड जा रहा है नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसके लिए वर्ड यूज़ होगा डिफरेंशियल साइनोसिस।
सो इन पेशेंट्स और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस डिफरेंशियल साइनोसिस आ सकता है, बट कब आता है? जब इलाज ना किया जाए, तब उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है दैट कुड बी डेवलपमेंट और डिफरेंशियल साइनोसिस इन अ पेशेंट। इसके अलावा मतलब शंट रिवर्सल तो हो ही सकता है, पल्मरी आर्टरी हाइपरटेंशन भी होगा, पल्मरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ जाएगा। पल्मरी आर्टरी के हाइपरटेंशन के साथ में, क्योंकि इनमें ब्लड जो है आयोटा से हटके, ब्लड आयोटा से नीचे सुपीरियर मेसेंटेरिक इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इंटेस्टाइन में जाना चाहिए था, वो शंट करके लंग्स में जा रहा था। इनिशियली तो ब्लड लंग्स में जा रहा था, तो क्योंकि इंटेस्टाइन की सप्लाई तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो इन्हें नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस हो सकता है। क्योंकि इनको हार्ट फेलियर होता है, तो हार्ट फेलियर की वजह से इनको एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। सो दिस इज लाइक अ बेबी हु इज एट रिस्क ऑफ डाइंग ड्यू टू मल्टीपल रीजन। उसका हार्ट भी फेल हो गया, हार्ट के साथ साथ में उसको नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, क्योंकि इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई कम हो गई, किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो भाई सारा ब्लड तो लंग्स में चला गया ना शंट होके। लो प्रेशर में ब्लड प्रेफर्स टू गो इनटू लो प्रेशर एरियाज, तो टोटल बॉडी के बाकी ऑर्गन्स की सप्लाई लिमिटेड है। दैट इज व्हाई जीआई इश्कीमिया, किडनी इश्कीमिया कैन अकर, एंड इवन पल्मरी आर्टरी हाइपरटेंशन। और पल्मरी आर्टरी हाइपरटेंशन अगर बढ़ता जाए तो इवन इन केसेस में शंट रिवर्सल हमें मिल सकता है। तो ये डिटेल्स थी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की, लेकिन मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपको ये बताना था कि पीडीए में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड आपको कहाँ पे याद करना है। तो आपका पहला आंसर तो है वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। अगला जो आंसर है वो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब मैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोल के फिर लिख रहा हूँ सब वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। कार्डियोमायोपैथी अलग से एक वीडियो लेक्चर है, लेकिन बेसिक पॉइंट है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है वो स्टेनोसिस इज जस्ट बिफोर द लेवल ऑफ द वेल्व। बेसिक पॉइंट है कि चाहे हम वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस की बात करें या सब वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस की बात करें, स्टेनोसिस तो दोनों में ही है। तो अगर रास्ता बंद है तो ब्लड को बाहर जाने में ज्यादा टाइम तो मतलब एओर्टिक वाल्व देर से बंद होगा, और देर से बंद होगा तो इसका मतलब नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड हो जाएगा। इस बार मैंने वो 2 लाइन वाले डायग्राम नहीं बनाए, पर आपके माइंड में बनने चाहिए कि पहले A2 बंद होता है, उसके बाद में पहले एओर्टिक वाल्व फिर पल्मोनिक वाल्व। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व देर से बंद हो रहा है। सो दैट इज व्हाई नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड। इसको प्रैक्टिस कर लेना, अभी आप 2 लाइंस बनाना है ना, एओर्टिक और पल्मोनिक A2 और P2 वाला। और उसके बाद में मेंटली विजुअलाइज करना कि भाई, या बना लेना कि भाई A2 को आप राइट में शिफ्ट कर देना, क्योंकि भाई टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो वाल्व देर से बंद होगा तो राइट में शिफ्ट कर दे, जल्दी होगा तो लेफ्ट में करना है, देर से होगा तो राइट में करना है। सो दिस विल बी अ नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। और तीसरा जो था वो था लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। अब एग्जामिनर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कैसे पूछेगा? तो वो हो सकता है कि बताए कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, उसकी ईसीजी में फाइंडिंग्स दे देगा, लीड 1 में, एवीएल में, V1 से लेके V4 में, दैट वुड बी एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डाइटिस हो गया, सपोज कोविड-19 से मायोकार्डाइटिस हो गया, या फिर कॉक्सैकी बी वायरस की वजह से मायोकार्डाइटिस हो गया, कोविड में भी ऐसा हुआ ना, लोगों को मायोकार्डाइटिस हुआ, हार्ट में डैमेज हो गया। सो एंटीरियर वॉल एमआई, मायोकार्डाइटिस, या फिर बेरी सिचुएशन देगा कि एक अल्कोहलिक है, लॉन्ग टर्म से अल्कोहल पी रहा, तो लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक्स में तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है थायमिन की, उससे बेरी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेट बेरी। वेट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे पल्मरी एडीमा हो गई, वेट लंग्स है ना। वेट लंग्स इसलिए कि भाई हार्ट काम नहीं करेगा तो पल्मरी एडीमा हो जाता है, पल्मरी एडीमा होता है, क्रैकल्स इन द चेस्ट आ जाती है। ड्राई बेरी होता है वर्निकेज एंसेफेलोपैथी, कोर्स ऑफ साइकोसिस, न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ वेट बेरी क्योंकि भाई द हार्ट ऑफ द पेशेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो चाहे वो मुझे एंटीरियर वॉल एमआई दे, बेरी दे, सिवियर अनीमिया दे, या फिर वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस दे, जैसे मैंने बोला पीडीए तो बहाना था, बाकी मुझे तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर समझाना था, है ना। पीटीए बहाना था, समझाना था लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। द पॉइंट इज कि एलवीएफ का वो कोई भी कॉज दे दे, अल्टीमेटली आपके माइंड में ये रजिस्टर आना चाहिए कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो नैरो स्प्लिट, इंग्लिश लगा के उल्टा कर लो, राइट वेंट्रिकल फेलियर बोलूँ तो वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड। मैं आगे डिस्कस भी करूंगा राइट वेंट्रिकल फेलियर वाले एस्पेक्ट्स को, बट इंग्लिश लगा के आधा टाइम अगर आप ये एक पॉइंट याद कर लेते हो ना फिलहाल के लिए, कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कैसे पूछेगा एग्जामिनर नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड से, तो आप इसका उल्टा कर देना, राइट वेंट्रिकल फेलियर मतलब वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड। अब कुछ लाइन डायग्राम्स देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या नैरो स्प्लिट होगा या वाइड स्प्लिट होगा। तो आप नोट्स में देखोगे तो फिर आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि आप सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना। देखो यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्राइकिस्पिड वेल्व के लीफलेट्स हैं वो तो बिल्कुल ठीक से टाइटली अप्रोक्सीमेटेड है। तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल फोर्स जनरेट तो करेगा, लेकिन सारा का सारा 80 ml ब्लड जो है वो सारा का सारा पल्मरी आर्टरी में ही एंटर कर रहा है। ट्राइकिस्पिड वेल्व के लीफलेट्स अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, लेकिन माइट्रल वेल्व के लीफलेट्स अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी जैसे मैंने गैप दिखाया है।
एंड देयरफॉर जब मेरे पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ब्लड एओर्टा में तो जा ही रहा है, बट एट द सेम टाइम एओर्टा के जाने के साथ-साथ में लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड लीक करके इवन लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है, क्योंकि वाल्व लिफ्लेट्स अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे। अब माइट्रल रिगर्जिटेशन होता क्यों है? तो माइट्रल रिगर्जिटेशन होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि माइट्रल वेल प्रलैप्स हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, दैट इज सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, या फिर इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रोमैटिक फीवर। द इंडिया में तो रोमैटिक फीवर होना ही होना है। इवन हार्ट अटैक के बाद में, एमआई के बाद में जो सबसे कॉमन वैल्वुलर लीजन है वो माइट्रल रिगर्जिटेशन है। तो अलग से एक वीडियो है जहाँ पे मैंने माइट्रल रिगर्जिटेशन को कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस पेशेंट के हार्ट के बाहर लेफ्ट वेंट्रिकल से 80 ml ब्लड बाहर नहीं जाएगा, रेदर 80 ml से कम बाहर जाएगा, क्योंकि देखिए अगर सपोज यहाँ पे वर्टिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में 10 ml ब्लड गया, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बाहर जाएगा वो रिमेनिंग 70 ml। भाई अगर हार्ट जनरेट सो मच ऑफ फोर्स की 80 ml ब्लड हार्ट से बाहर जाना है, अगर 10 ml ऊपर चला गया, ये 10 की जगह बढ़ा के 20 कर लो, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना जाएगा? 70 ml। 70 की जगह पे 60 हो जाएगा। भाई टोटल गोइंग आउट इज 80 ml। तो अगर मैंने अभी 5 ml की वर्टिकल शंटिंग दिखाई होती तो फिर 75 जा रहा होता बाहर से। पर बेसिक पॉइंट मेरा है कि 70 को 80 से कंपैरिजन करो और मुझे बताओ कि एग्जिट ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट 70 ml एज कम्पेयर टू 80 ml, क्योंकि कम ब्लड को बाहर जाना है। तो कम ब्लड को बाहर जाने में सेम टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? तो हमारा आंसर है कि भाई एग्जिट यहाँ पे इट विल टेक रिलेटिवली लेस टाइम, क्योंकि लेस टाइम होगा तो फिर अयोर्टिक वेल्व पे क्लोजर को क्या होगा? क्या वो ऑन टाइम क्लोजर होगा या वो अर्ली क्लोजर होगा? तो हमारा आंसर है कि भाई इट विल बी एन अर्ली क्लोजर। अगर आपने मिस आउट किया तो मैं फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। आपने 80 और 70 को, आपके 8 से 80 ml जा रहा है, इसके 8 से 70 ml जा रहा है। कम ब्लड बाहर जा रहा है ना, कम ब्लड को बाहर जाने में कम टाइम लगेगा। इतना तो एग्री करते हो, कम ब्लड को बाहर जाने में कम टाइम लगेगा। तो अगर कम टाइम लगेगा तो एओर्टिक वेल फिर जल्दी बंद हो जाएगा। पिछली बार टाइम ज़्यादा लग रहा था तो देर से बंद हो रहा था। इस बार रेदर जो है इट इज़ कि जो अब वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो कम है, तो कम की वजह से टाइम भी कम लगा तो एओर्टिक वेल जल्दी बंद हो गया। अब आपने ऐसे A2 और P2 को बनाना है। पहले डॉटेड लाइन में A2 हो गया, उसके बाद में P2 हो गया, तो एओर्टिक वेल तो बंद हो गए। लेकिन इसमें क्योंकि अर्ली क्लोजर हो रहा है तो मैंने इस लाइन को थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट किया। पहले तो मैंने नॉर्मल दिखाया कि एओर्टिक वेल का क्लोजर, लेकिन इसमें तो मैंने दिखाया कि भाई जल्दी हो गया। तो देयरफॉर जो दोनों के बीच का गैप है, जो नॉर्मल होता है 30 मिलीसेकंड का, वो टाइम लैग जो है या गैप जो है वो इंक्रीज हो गया है। और वो जो इंक्रीज्ड ड्यूरेशन है उसको आप बोलेंगे दिस वुड बी अ वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड। सो फाइनल जो इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ इतना ही है कि भाई जिस पेशेंट को माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा उस पेशेंट में there would be a presence of wide split second heart sound. Why? Because of early closure of the aortic valve. It is early closure of the aortic valve. The rationale is कम ब्लड कम टाइम तो जल्दी बंद हो गया, इसलिए अर्ली A2 की वजह से मैंने A2 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया था। तो aortic और pulmonic valve के क्लोजर के बीच में जो टोटल टाइम जोन था वो 30 मिली सेकेंड से बढ़ गया। तो जो भी 30 की जगह पे 35-40 जो भी हुआ, बट इंक्रीज तो हुआ ना मैथमेटिकली, तो हम उसे वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड बोलते हैं। अब इसी को आपने कंपेयर करना है कंजेनिटल हार्ट डिजीज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कंपैरिजन में। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का जो केस है, लाइक दिस बेबी इज बॉर्न विद अ होल इन द हार्ट, विच लाइक बड़ा शॉकिंग सी बात है कि भाई बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसके हार्ट में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें एक होल है, जिसकी वजह से एलवी का ब्लड आरवी में जाएगा। तो जब इस पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैंने 2 प्लस साइन बनाए हैं लेकिन अलग अलग साइज के, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की पावर ज़्यादा होती है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब इस बेबी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल सेंड ब्लड इनटू द एओर्टा, एंड जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनिक वेल्व को ओपन करके पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो राइट से ज़्यादा है, इसलिए कुछ ब्लड लीक करके अक्रॉस दिस होल विल लीक फ्रॉम द एलवी इनटू द आरवी ऑफ दिस पेशेंट एज वेल। एंड इसकी वजह से जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड गोइंग आउट ऑफ द हार्ट ऑफ दिस पेशेंट है वो लेसर होने वाला है। अगर आप इस डायग्राम को पिछले डायग्राम से कंपेयर करें तो सिर्फ एक ही तो डिफरेंस है कि भाई जो एमआर का था डायग्राम, उसमें एलवी का ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट एट्रिया में जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल हाई प्रेशर, लेफ्ट एट्रिया लो प्रेशर एरिया। अभी कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। मैं डायग्राम्स फिर से दिखा रहा हूँ, आप इधर देख रहे हैं कि भाई जो ब्लड है वो इट्स गोइंग फ्रॉम एलवी इनटू एलए, और यहाँ पे ब्लड एलवी से आरवी में जा रहा है। तो हेमोडायनामिक सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों में ही आपको सेम चीज मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी कम ब्लड जो है हार्ट से बाहर जाने वाला है, क्योंकि मेजोरिटी 5, 10, 15 जो भी साइज ऑफ ईएसडी है उसके डिपेंडेंट पे। तो बाकी जो ब्लड है वो तो मतलब विल मूव फ्रॉम द एलवी टू आरवीज। तो इसमें कम ब्लड के बाहर जाने की वजह से एओर्टिक वाल्व जल्दी बंद हो जाएगा, और अर्ली A2 क्लोजर की वजह से इवन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के पेशेंट्स में, जो कि
सबसे कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, उन पेशेंट्स में भी आपको वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड मिलेगा। तो अभी आपको दो कंडीशन याद करनी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन, दोनों में ही कॉमन चीज है अर्ली A2 क्लोजर इज द रीजन फॉर दिस वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई टोटल कितने टाइप के VSD होते हैं। तो टोटल 3 प्रकार के VSD होते हैं। एक पेरीमेम्ब्रेनस होता है जो कि सबसे कॉमन है, इसका नाम पूछा था FMG एग्जाम में। फिर जो मस्कुलर VSD है, ये नीट पीजे में था कि कौन से वाला VSD अपने आप से बंद हो सकता है। तो जो VSD अपने आप से बंद हो सकता है उसका नाम है मस्कुलर VSD। ये यूजुअली थर्ड बर्थडे ऑफ द चाइल्ड तक अपने आप से बंद हो सकता है। मतलब मस्कुलर VSD के लिए मैं मदर को बताऊंगा कि जी मेरे लिए आई हैव टू न्यूज फॉर यू, गुड एंड बैड। तो कह रही बैड बताओगे, बैड है कि देयर इज अ होल इन द हार्ट ऑफ द बेबी। तो कह रही पेट गुड क्या है, तो गुड ये है कि अपने आप से बंद हो सकता है। VSD मस्कुलर कैन क्लोज ऑन इट्स ओन। तो टोटल मिला के 3 हो गए, पेरीमेम्ब्रेनस, मस्कुलर या सुप्राक्रिस्टल। वो इनमें से कोई सा भी नाम लिख दे, वो क्वेश्चन में जानबूझ के ना ऐसे नाम लिख देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। तो आपके माइंड में VSD वर्ड पड़ेगा तो ये शंटिंग वाला डायग्राम आना चाहिए कि भाई LV का ब्लड RV में जा रहा है, कम ब्लड इज गोइंग आउट ऑफ द हार्ट, कम में कम टाइम लगना है, तो एओर्टिकल जल्दी बंद हो गया। एंड जल्दी का मतलब वाइड स्प्रेड सेकंड हार्ट साउंड। मैंने जानबूझ के तेज बोला गाइस, यहाँ पे जानबूझ के तेज बोला क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वो लाइन्स बनाना शुरू कर दूं ना एग्जाम में, लाइन बनाने का तो कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट। आगे मैं निमोनिक बताऊंगा आपको, लेकिन पॉइंट है कि अभी हम रैशनल से अपनी माइंड पावर से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने कॉमन वर्ड याद करना है, MR एंड VSD दोनों में इट वाज अर्ली क्लोजर। जबकि इसके पहले जो कंडीशन आपको पढ़ाई गई एओर्टिक स्टेनोसिस या लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, वहां पे A2 वाला जो कंपोनेंट था वो डिलेड हो रहा था। उनको मैंने दोनों बारी राइट में शिफ्ट कर दिया था, तो डिलेड की वजह से वो नैरो हो गया था गैप। और अभी रेदर इट इज अ वाइड स्प्लिट दैट आई हैव करंटली एक्सप्लेन टू यू। अब हम बात करते हैं एट्रल सेप्टल डिफेक्ट की। तो अगेन मैं यहाँ पे, ये एक कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जो कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में भी हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम तो एग्जाम में उसने वैसे भी एक क्वेश्चन डालना ही डालना होता है। तो एट्रल सेप्टल डिफेक्ट में हम नोटिस कर रहे हैं कि आई हैव शोन अ डिफेक्ट इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। जो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया का प्रेशर डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा होता है, सिर्फ 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, लेकिन दैट इज सफिशिएंट फॉर कॉजिंग ब्लड टू मूव लाइक दिस एंड कॉजिंग ओवरलोडिंग ऑफ द राइट एट्रिया। और राइट एट्रिया की ओवरलोडिंग होगी तो राइट वेंट्रिकल की भी ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगर आप मुझे केयरफुली सुन रहे हैं तो मैंने पीडीए में बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम ओवरलोडिंग होती है, लेकिन जिस पेशेंट को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है उन पेशेंट्स में वॉल्यूम ओवरलोडिंग ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट होती है। अब मैं यहाँ पे शो करूंगा वेनस रिटर्न। तो ये तो वेनस रिटर्न हो गया और ये ब्लड लेफ्ट टू राइट भी आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे जो मैं एरो बना रहा हूँ उसको मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि राइट वेंट्रिकल की ओवरलोडिंग हो रही है। पीछे से तो जो वेनस रिटर्न है वो तो नॉर्मल है, वेनस रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शंट के थ्रू ब्लड आ गया, जो शंट के थ्रू ब्लड आ गया उसकी वजह से मैंने दिखाया कि देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ कंजेशन इन द राइट वेंट्रिकल ऑफ दिस पेशेंट। और अगर कंजेशन है राइट साइड पे तो आप सिर्फ मैथमेटिक्स लगाओ या सिर्फ लॉजिक लगाओ कि देयर इज एक्स्ट्रा ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल ऑफ दिस पेशेंट। तो एक्स्ट्रा ब्लड को बाहर जाने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा देयर वुड बी एक्स्ट्रा ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल, सो एग्जिट ऑफ ब्लड आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकल विल टेक एक्स्ट्रा टाइम। और क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है तो इसको बना लेते हैं, जैसे कि ये A2 हो गया, ये P2 हो गया। तो A2 में इस बार मैं एओर्टिक में तो अभी कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसका जो P2 वाला कंपोनेंट है, जो P2 वाला कंपोनेंट है उसमें राइट साइड से बाहर निकलने में टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो पल्मोनिक वेल्व को मैं थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मैं पल्मोनिक वेल्व को राइट में शिफ्ट कर दूंगा तो अगेन ये जो गैप था जो कि नॉर्मल 30 मिलीसेकंड का होता है, वो गैप की ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई है। देयरफॉर हम इसको भी वाइड स्प्रेड सेकंड हार्ट साउंड बोलेंगे। अब आपने यहाँ पे रियलाइज करना है कि इससे पहले मैं जितने भी कंडीशंस बना रहा था उसमें या तो जो A2 वाला कंपोनेंट था वो या तो देर से बंद हो रहा था या अर्ली था, तो मैं A2 को मूव कर रहा था। ये पहली बार है कि मैंने P2 को मूव किया क्योंकि मैं राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इससे समझने में डिफिकल्टी, मैं एक और मौका देता हूँ और आसान हो जाएगा आपके लिए कि जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे अगर मैं शो करता हूँ कि जो लेफ्ट साइड है उसमें ब्लड मैंने कम जाता हुआ दिखाया है। वो कम मैंने जाता हुआ क्यों दिखाया, क्योंकि भाई सारा ब्लड तो लेफ्ट का राइट में चला गया। अगर लेफ्ट का सारा ब्लड जो है वो अल्टीमेटली राइट में चला गया है तो आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं, आई मीन इस लाइन डायग्राम में मैंने अभी दिखाने की कोशिश करी है कि भाई दिस इज शोइंग लेस ब्लड गोइंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द पेशेंट। व्हाई लेस ब्लड? बिकॉज ऑल द ब्लड ऑफ द लेफ्ट इज गोइंग टू राइट। तो क्योंकि कम ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है, क्योंकि कम ब्लड अंदर आएगा तो बाहर भी कम ही जाएगा, और कम जाएगा तो उसमें टाइम कम लगने वाला है। तो A2 इस पेशेंट का रिलेटिवली अर्ली हो जाएगा। अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के केस में P2 तो देर से बंद हुआ ही हुआ, A2 भी अर्ली हो जाएगा। रीजन फिर से सुनिएगा, जो मोटे वाला एरो है वो दिखा रहा है ज्यादा ब्लड, तो ज्यादा मतलब P2 हो गया डिलेड,
इस पेशेंट में जो अगर थ्योरी में लिखूं तो थ्योरी क्या है, थ्योरी इस तरीके से है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के पेशेंट में P2 वाला जो कंपोनेंट होता है वो डिलेड हो जाता है, तो मैंने राइट में शिफ्ट कर लिया। और क्योंकि लेफ्ट साइड पे कम ब्लड आ रहा है, क्योंकि शंटिंग हो गई थी ब्लड की, तो A2 कम ब्लड मतलब बाहर जाने में भी कम टाइम लगेगा, तो A2 वाला कंपोनेंट अर्ली, तो जैसे मैंने लिखा P2 डिलेड है, A2 अर्ली है, तो दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, दोनों ही अगर एक दूसरे से दूर गए तो गैप क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने ASD में भी आपको वाइड स्प्लिट बताया है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी मैंने आपको वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड बताया, तो उसके रीजंस अलग अलग थे। अब वंस यू गेट दिस इंफॉर्मेशन राइट, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो दोनों में ही वाइड स्प्रेड बताया है, तो फिर दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? तो वह फंडामेंटल डिफरेंस आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे, तो इस टाइम पे आपने नोट नहीं करना, मेरे पॉइंट सुनने हैं। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे तो ज्यादा ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा। ज्यादा ब्लड अगर राइट साइड में हार्ट में आएगा तो उसको एग्जिट होने में भी ज्यादा टाइम लगने वाला है, और क्योंकि एग्जिट होने में एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, तो जो P2 होता है उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, मतलब P2 जो होता है वो रिलेटिवली डिलेड हो जाता है इन द फेज ऑफ इंस्पिरेशन। मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड जब हम एक्सपायर करते हैं तो प्रेशर चेंजेस इन द चेस्ट की वजह से रिलेटिवली कम कम, बताइए नहीं नॉर्मल से कम कम, मतलब पहले के कंपैरिजन में कम आ रहा है। तो अब क्या होगा कि जो एग्जिट है उसमें रिलेटिवली लेसर टाइम लगेगा, मैंने यहाँ लिखा लेसर टाइम। तो जो P2 है पेशेंट का वो रिलेटिवली अर्ली हो जाएगा। मैंने ये इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में शो किया था कि भाई P2 की जो पोजीशन होती है, मैं वो स्लाइड दिखाता हूँ आपको। जब मैंने इस डिस्कशन को चालू किया था तो मैंने ये बोला था P2 की जो पोजीशन होती है वो ऐसे ऑसिलेट करती रहती है। तो उसी चीज़ को मैंने अभी इस करंट लाइन डायग्राम में आपको समझाया है कि भाई अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि व्हेन इट कम्स टू एनी पेशेंट, नॉर्मल की बात कर रहे हैं अभी हम, कि भाई एग्जिट ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट विल बी वेरिंग विद रेस्पिरेशन। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। एग्जिट ऑफ ब्लड आउट ऑफ अवर हार्ट विल वेरी विद रेस्पिरेशन, क्योंकि इंस्पिरेशन में ज्यादा ब्लड आया तो मैंने लिखा इट इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड। आई राइट दैट अगेन ताकि मैं एम्फोसाइज कर पाऊँ, ज्यादा ब्लड है तो मैंने लिखा बाहर जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो P2 रिलेटिवली डिलेड हो गया। और एक्सपिरेशन में कंपैरेटिवली कम ब्लड आया तो लेसर टाइम, मतलब P2 रिलेटिवली अर्ली है, तो P2 का वेरिएशन रेस्पिरेशन से होता है। अब देखते हैं इसमें अगर मैं ASD के साथ करूं इसको तो फिर क्या होगा। ASD में होता क्या है कि ब्लड लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था प्रेशर डिफरेंस 4 का होता है। लेकिन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के पेशेंट्स में जब ब्लड राइट साइड पे एंटर करता है, राइट एट्रिया में एंटर करता है, तो लेफ्ट और राइट एट्रिया का प्रेशर इक्वल हो जाता है। और अगर लेफ्ट और राइट एट्रिया का प्रेशर बराबर बराबर हो जाए तो प्रेशर इक्वल होने की वजह से शंट ऑपरेट नहीं करता है। ASD के पेशेंट में शंट डज नॉट ऑपरेट इन द फेज ऑफ इंस्पिरेशन, वो कर ही नहीं सकता। VSD में ऐसा नहीं, VSD में तो प्रेशर डिफरेंस बहुत हाई होता है, वहां पे ये इम्पैक्ट नहीं होगा। सिर्फ ASD के केस में मैंने क्रॉस लगा के बोला कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के पेशेंट में राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज्यादा ब्लड आएगा, उतना तो ठीक है, लेकिन शंट ऑपरेट ही नहीं करता। अब देखते हैं एक्सपिरेशन में क्या होता है। एक्सपिरेशन में क्या है कि ये जो डिफरेंशियल प्रेशर है ये स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने A के प्लस दिखाया, यहाँ पे 2 के भी कम ब्लड आ रहा है हार्ट में। तो क्योंकि रिलेटिवली यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो आप देख रहे हैं कि शंट भी ऑपरेशनल हो गया और शंट यहाँ पे ब्लड भेज रहा है। तो अब क्या होगा कि सपोज यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड आया, ज्यादा आया था इंस्पिरेशन में उतना तो ठीक है, लेकिन एक्सपिरेशन में भी उतना ही आया। उतना कैसे आया भाई, कम आना चाहिए था, वो उतना ही कैसे आया, बिकॉज ये शंट ऑपरेशनल हो गया। तो ये दोनों का जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में हमेशा इक्वल रहता है। मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जिन पेशेंट्स में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उनके राइट वेंट्रिकल में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड इन राइट वेंट्रिकल है तो फिर जो P2 है उसमें कोई रेस्पिरेटरी वेरिएशन होगा ही नहीं। भाई ये वाला डायग्राम देखिए, ये तो नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी में राइट वेंट्रिकल में इंस्पिरेशन में ज्यादा होता है, एक्सपिरेशन में कम होता है, तो P2 की पोजीशन वेरी हो जाती है। लेकिन इस डायग्राम में मैंने बोला कि अगर यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड है तो यहाँ पे भी एक्स ही है। वो एक्स कैसे हुआ, पहले तो शंट ऑपरेट नहीं किया तो ज्यादा आ गया, वो तो मैं मान लिया, लेकिन यहाँ पे जब शंट ऑपरेट करा तो शंट की वजह से ब्लड आ गया। तो अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, तो देयरफॉर जो P2 की वेरिएशन होती है वो होती नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल। द P2 की जो वेरिएशन है वो होती नहीं है, और क्योंकि P2 की वेरिएशन नहीं होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि P2 का जो कंपोनेंट है वो फिक्स्ड रहेगा। और क्योंकि मैंने बोला कि P2 का कंपोनेंट फिक्स्ड है, उसका रेस्पिरेशन से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। मैंने जब ये वीडियो शुरू किया ना तो मैंने ये बोला कि A2 और P2 पोजीशन चेंज होती रहती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, P2 एक ही पोजीशन पे खड़ा है। तो देयरफॉर आपने जो वर्ड इंट्रोड्यूस करना है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के लिए, वो है कि द पर्सन वुड बी हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ
वाइड फिक्स्ड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड। देखिए ये स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी कि मैं आपको रैशनल से समझाऊंगा, तो निमोनिक तो भी आएगा ही आएगा। आई नो यू वुड बी वेटिंग फॉर इट, क्योंकि मैंने काफी सारा डेटा बोला है। बट देन वाइड फिक्स्ड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड एएसडी में क्यों होता है? वैसे तो आप बोल सकते हो कि सर रट्टा लगा लिया तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, तो वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग मेक्स यू मेंटली मोर स्ट्रॉन्गर। आपकी अंडरस्टैंडिंग पार्टी, तो मेडिकल फील्ड इज ऑल अबाउट अ वाई, कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो वाइड फिक्स्ड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एएसडी। उसका रीजन हम फिर से देखते हैं कि द शंट इज ऑपरेटिंग ओनली इन वन फेज ऑफ रेस्पिरेशन। कब ऑपरेट कर रहा होता है? एक्सपिरेशन में। इंस्पिरेशन में ज्यादा ब्लड आया ठीक है, लेकिन एक्सपिरेशन में शंट से आ गया। तो जितना ब्लड इंस्पिरेशन में था उतना ही मैथमेटिकली यहाँ पे एक्सपिरेशन वाले कंपोनेंट में भी होता है। तो P2 का वेरिएशन खत्म, जिससे मैंने क्लास शुरू करी थी। तो P2 वाला वेरिएशन ही नहीं, तो वर्ड हो गया वाइड फिक्स्ड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड। हैविंग सेड दैट, अब हमने क्या करना है कि हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे समराइज करना है विद रिस्पेक्ट टू कि भाई सेकेंड हार्ट साउंड से रिलेटेड क्या क्या एबनॉर्मलिटीज मैंने आपके साथ में डिस्कस करी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके प्रिंटेड नोट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एक बार ही प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ लिख के, तो थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि जो वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड होता है उसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। दैट इज, एक होता है वेरिएबल स्प्लिट और एक होता है फिक्स स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड। तो जो फिक्स स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड है उसके लिए आपने जो एंट्री करनी है वो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब वो एमसीक्यूज में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ना लिख के, क्योंकि उसको पता है कि भाई एएसडी से तो आप सॉल्व कर ही लोगे, तो वो क्या लिख देगा, वो एक पेडियाट्रिक कंडीशन लिख देगा, लूटम-बेकर सिंड्रोम। लूटम-बेकर सिंड्रोम क्या होता है कि उसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तो होता ही है, लेकिन साथ में माइट्रल स्टेनोसिस भी प्रेजेंट होता है। या फिर लूटम बेकर की जगह पे लिख देगा होल्ट ओराम सिंड्रोम। तो आपने बस इन टर्म्स के साथ में यूज टू होना है, क्योंकि उसको पता है कि भाई एएसडी से तो आप सॉल्व कर ही लोगे, तो वो ऐसी कंडीशंस लिख देगा जहां पे एएसडी होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे में ऑस्टियम प्राइमम या एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट टाइप का एएसडी प्रेजेंट होता है। होल्ट ओराम सिंड्रोम होता है जिसमें एएसडी के साथ साथ में स्केलेटल डिफेक्ट्स होते हैं, रेडियस बोन का डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। या फिर आगे जब मैंने कंजेनिटल हार्ट डिजीज का टॉपिक डिस्कस किया है, जिसमें मैंने डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनिक सर्कुलेशन, डक्ट डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन की कंडीशंस डिस्कस करी है, वहां पे मैंने डिस्कस किया टीएपीवीसी। वही कंडीशन जिसमें स्लोमैन हार्ट होता है, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होती है, वही टीएपीवीसी में एएसडी भी होता है। तो टीएपीवीसी पे जो क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें स्लोमैन हार्ट नहीं पूछता, उसमें वो वाइड फिक्स स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड पूछता है। तो आपको ये 4 एस्पेक्ट्स एएसटी वाले याद रखने हैं। फिर है वेरिएबल स्प्लिट। तो वेरिएबल स्प्लिट थोड़ा आसान है, अल्फाबेट वी से याद हो जाएगा, वीएसडी, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वीएसटी एंड वेरिएबल स्प्लिट एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन वेरिएबल स्प्लिट के एग्जांपल्स हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम नैरो स्प्लिट की बात करें तो उसको मैं सेपरेट कलर से मेंशन करता हूँ। मैंने बात करी थी वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस की, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो ये तो खैर मैं तो पहले भी डिस्कस हो चुका है, मैंने एलवीएफ के आगे कॉजेज लिखे हैं, वो एंटी रवल एमआई हो सकता है, मायोकार्डिटिस हो सकता है, बेरी हो सकता है। बट ये एक बेसलाइन डेटा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और अब इसको और एक्सपैंड करने के लिए मैं कुछ और रैशनल और लॉजिक आपको बताता हूँ। तो देखिए नॉर्मली जैसे हमारा जो हार्ट में बंडल ऑफ फिज होता है, तो बंडल ऑफ फिज में जो करंट होती है वो पहले लेफ्ट फेसिकल में जाती है और फिर राइट फेसिकल में जाती है। तो करंट जब लेफ्ट फेसिकल में जाती है तो वो माइट्रल वेल्व को इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई तुम बंद हो जाओ। और फिर जब करंट राइट साइड पे जाती है तो वो ट्राइगेस्पिड वेल्व को इन्फॉर्मेशन देती है भाई बंद हो जाओ। तो जो वेल्व्स का क्लोजर है वो प्रेशर पे तो डिपेंडेंट होता ही है, जो वेल्व्स का क्लोजर है वो प्रेशर पे तो डिपेंडेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में इवन इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हार्ट का, कि भी करंट पहले लेफ्ट में जाएगी फिर राइट में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड अलग अलग होता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे M1T1। एक बार फिर से करते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड को A2P2 बोलते हैं ना, उल्टा तो नहीं बोलते ना P2A2। तो A2P2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि करंट पहले जाती है लेफ्ट में फिर जाती है राइट में, तो इसको हमेशा लिखा होता है A2 एंड P2। क्योंकि प्रेशर तो मैटर करता ही करता है, लेकिन साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी वेल्व्स के क्लोजर में हेल्प कर रहा है। अब मैं यहाँ एबनॉर्मलिटी ले आता हूँ। एबनॉर्मलिटी मान लो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो लेफ्ट में तो करंट चलेगी, लेकिन राइट वाली साइड पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई क्योंकि बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो इस वजह से, क्योंकि डैमेज है, तो डिलेड इंफॉर्मेशन जाएगी टू द राइट साइडेड वेल्व्स। जो डिलेड इंफॉर्मेशन राइट साइड वेल्व्स को जाएगी, उससे देखिए अब फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड पे क्या फर्क पड़ता है। पहले हम S1 का देख लेते हैं। जैसे S1 होता है माइट्रल और ट्राइकिस्पिड वेल्व का क्लोजर, तो ऐसे डॉटेड में बना लेते हैं, ये M1 हो गया और ये T1 हो गया। तो मैंने बोला कि लेफ्ट साइड को तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइट्रल वेल्व तो टाइम से बंद हो जाएगा। पर ट्राइकिस्पिड वेल्व को क्लोज होने की इन्फॉर्मेशन देर से मिल रही है, तो क्योंकि देर से मिल रही है तो मैं ये T1 को थोड़ा राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, ये कहने के लिए कि दोनों के बीच का जो टाइम लैग है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और क्योंकि ये टाइम लैग इंक्रीज हो गया, सो देयरफॉर फर्स्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ये टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है जिसको बोलते हैं वाइड स्प्लिट फर्स्ट हार्ट साउंड। इससे पहले तो मैंने वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड बताया था ना, लेकिन अभी मैं आपको वाइड स्प्लिट फर्स्ट हार्ट साउंड बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन राइट साइड पर डिलेड जा रही है
अगर आपने मिस किया तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। देखिए ऐसे बनाइएगा मेरे साथ में A2 और P2, पहले एओर्टिक वाल्व क्लोज होता है फिर पल्मोनिक वाल्व बंद होता है। तो लेफ्ट साइड पे तो इन्फॉर्मेशन चलेगी, तो एओर्टिक वाल्व तो बंद हो गया अपने टाइम पे, वेट कर रहा है कि भाई P2 भी क्लोज हो जाए। और P2 क्लोज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि क्योंकि डैमेज है, तो करंट को जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डिलेड इन्फॉर्मेशन। और इस डिलेड इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि P2 क्योंकि देर से बंद होगा, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि फिर से वही चीज़ हुई कि जो गैप था वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है। सो मैंने लिखा वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड इज अ फीचर ऑफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो आपको मेन जो याद करना है वो ये है कि भाई वाइड स्प्लिट के तो मैंने पहले भी एग्जांपल बोले थे, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड के सिवा वो वाइड स्प्लिट फर्स्ट हार्ट साउंड भी आपसे पूछ सकता है, जो कहाँ पे मिलेगा? तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। और ये जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक वाली वाइड स्प्लिट वाली इंफॉर्मेशन है, इसको मैं वर्बली अब 30 सेकंड्स में फिर से बोल रहा हूँ। लेफ्ट में करंट गई तो M1 और A2 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट साइड में क्योंकि डिले हो गया तो T1 भी देर से बंद हुआ, P2 भी देर से बंद हुआ, तो गैप इंक्रीज हो गया। तो इसको हम पिछली स्लाइड में जोड़ लेते हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो आप बोलोगे वाइड वेरिएबल स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड वुड बी हैविंग दिस कंडीशन। इसका इंग्लिश लगा लो तो मैं बोल देता हूँ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, क्योंकि मैंने बोला था वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड राइट, तो इंग्लिश लगा के उल्टा कर दो, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक वाइड की जगह पे नैरो हो जाएगा। और ऐसा नहीं किसी रटने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। देखो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को तो ऐसे मेरे साथ ड्रॉ करना, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे प्रैक्टिस करने की। तो आपके प्रिंटेड नोट्स होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लिख के करोगे तो रिलेटिवली ईजी हो जाएगा कि भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि डैमेज प्रेजेंट है। तो इस बार डिलेड इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे प्रोवाइडेड, राइट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड पे डिलेड इंफॉर्मेशन जा रही है। तो क्योंकि डिलेड इंफॉर्मेशन है तो माइट्रल वेव देर से बंद होगा, और अगर माइट्रल वेव देर से बंद होगा तो फिर ये जो गैप है ये पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। और क्योंकि ये गैप पहले के कंपैरिजन में कम हो गया तो मैं लिख रहा हूँ नैरो स्प्लिट S1। अगेन आप अप्रिशिएट करना, मैं तो नैरो स्प्लिट S2 पढ़ा रहा था ना, अभी मैंने नैरो स्प्लिट S1 बताई है। कहाँ पे? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के केस में। और अगर ये मिस हुआ था तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी, जैसे ये A2 हो गया, ये P2 हो गया, दोनों के बीच में 30 मिलीसेकंड का टाइम लैग होता है। अब व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस केस में क्योंकि डिलेड इंफॉर्मेशन गई लेफ्ट साइड पे, तो एओर्टिक वेल को देर से इंफॉर्मेशन मिली, देर से इंफॉर्मेशन मिली तो एओर्टिक वेल देर से बंद हुए, और क्योंकि देर से बंद हुए तो दोनों के बीच का गैप कम हो गया, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन हो गई नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया है कि नैरो स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड के लिटरेचर में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्यों मेंशन होता है? इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के पेशेंट बेसिस पे 30 सेकंड्स में क्विक रिकैप है भाई। M1 T1 हो गया, मेंटली विजुअलाइज करना है। M1 T1 लेफ्ट साइड को इंफॉर्मेशन देर से मिली, माइट्रल वेव देर से बंद हुआ, देर से बंद हुआ तो गैप कम हो गया। वैसे ही S2 के लिए A2 और P2 देर से इंफॉर्मेशन आई तो एओर्टिकल देर से बंद हुआ। सो देयरफॉर नैरो स्प्लिट S1 और नैरो स्प्लिट S2 का पहले मैंने लिखा था और अभी मैंने उसको लॉजिक के बेसिस पे यहाँ पर मेंशन किया। एंड नाउ हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंडीशन जिसका नाम है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम में होता क्या है कि हार्ट में एक एबनॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है जिसका नाम होता है बंडल ऑफ केंट। इस बंडल ऑफ केंट की वजह से होगा क्या कि करंट शॉर्ट सर्किट होकर एवी नोड को बाईपास कर देगी और सीधा वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगी, और पहले लेफ्ट वेंट्रिकल को एक्टिवेट करती है और फिर राइट वेंट्रिकल को एक्टिवेट करती है। तो WPW टाइप ए का मतलब है कि जो एबनॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है वो लेफ्ट साइड पे है, और ये बेसिकली पहले लेफ्ट साइड को एक्टिवेट करेगी और फिर राइट साइड को। तो क्योंकि राइट साइड को इंफॉर्मेशन देर से मिल रही है, सो WPW टाइप ए विल बिहेव लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और क्योंकि ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जैसे बिहेव करेगा तो इसमें वाइड स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये फेसिकल में बनाता दूसरी साइड पे तो उसको बोलते हैं WPW टाइप बी। तो पहले फिर राइट वेंट्रिकल में इंफॉर्मेशन जाती और लेफ्ट में देर से जाती, तो इट विल बिहेव लाइक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अभी जो डायग्राम आपके सामने है उसमें करंट सीधा ही पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाती, क्योंकि पहले लेफ्ट में गई और राइट में देर से गई, देर से गई। तो देर से जाने की वजह से WPW टाइप ए जो होता है वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के जैसे बिहेव करता है। तो इसी इंफॉर्मेशन को इस टेबल में ऐड कर लेते हैं। द इंफॉर्मेशन टू बी एडेड वुड बी WPW टाइप ए बिहेव्स लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसलिए वाइड वेरिएबल स्प्लिट। इसका उल्टा लिख लेते हैं यहाँ पे, WPW टाइप बी बिहेव्स लाइक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो वो नैरो स्प्लिट हो जाता है। तो ये तो फाइनल समरी है जो कि आपको इस टॉपिक के लिए याद रखनी है। और अब प्रैक्टिस करते हैं एक छोटा सा निमोनिक जो कि आपको नैरो स्प्लिट की मदद करेगा। वो निमोनिक में आपने याद क्या करना है? तो निमोनिक में सिंपली याद करना है कि LVF हैज लेफ्ट ब्लॉक। तो LVF हैज लेफ्ट ब्लॉक को आप डिप्लॉय कर लेते हैं। वैसे तो देखो मेरे हिसाब से द लॉजिक इज ऑलवेज सुप्रीम, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि आप इसको अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ओवरवेलमिंग लगता है,
सो आई थॉट कि आई शुड मेंशन दिस निमोनिक। तो एलवीएफ तो वैसे ही चलेगा, एलवीएफ इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। वो तो मैंने बोला था इट विल स्टे विद यू फॉर होल ऑफ योर लाइफ, जब तक एग्जाम दे रहे हो। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हमेशा एमसीक्यू में नैरो स्प्लिट के फॉर्म में लिखा होता है। एलवीएफ के बाद में एच से हो जाएगा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ए एस से हो जाएगा वेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, लेफ्ट ब्लॉक से हो जाएगा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और ब्लॉक के बी से हो जाएगा डब्ल्यूपीडब्ल्यू टाइप बी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एलवीएफ तो याद हो ही गया, एलवीएफ। एलवीएफ हैज, तो हैज में एच से हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एएस से वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, लेफ्ट ब्लॉक तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हुआ, और उसके साथ में ब्लॉक वर्ड में बी अल्फाबेट प्रेजेंट है, तो वो बी अल्फाबेट से बात कर लेंगे। डब्ल्यूपीडब्ल्यू टाइप बी वुड बी हैविंग नैरो स्प्लिट। एंड दिस इज द फाइनल डेटा दैट आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर फॉर दिस टॉपिक। ये बेसिक समरी थी जो आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है। एंड दो डॉक्टर्स की तो एटली फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए, बट देन इट्स ओके। आई मीन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, नहीं भी ध्यान हो रहा तो आप ध्यान से पढ़िए, तो धीरे धीरे आपका ये डेटा वर्कआउट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे निकालने। तो पहला जो सवाल है वो है, नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड विल बी सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एंटीरियर एमआई कॉजेज लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, हाइपरट्रॉफिक, अभी निमोनिक में था ना एलवीएफ हैज लेफ्ट ब्लॉक, तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सो सभी में ही नैरो स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड होने वाला है। लेकिन वो था निमोनिक था हैज लेफ्ट ब्लॉक, तो ब्लॉक में मैंने बोला था डब्ल्यूपीडब्ल्यू टाइप बी होना चाहिए था, क्योंकि एक्सेप्ट एमसीक्यू है, यहाँ टाइप ए लिखा हुआ है, तो दिस वुड बी बिहेविंग लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड दैट वुड बी हैविंग अ वाइड स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ये बिना निमोनिक के निकालोगे तो मतलब टाइम देखो, 1 मिनट का टाइम मिलता है एमसीक्यू में, है ना। ऐसे अभी तो आसान लग रहा होगा आपको कि हाँ सर भी पढ़ लिया, अब लास्ट में प्रेशर आता है ना, तब ये चीज़ें याद नहीं होती। तभी मैंने लास्ट निमोनिक बोला। लेकिन निमोनिक से सिर्फ निमोनिक पर रिले नहीं करना, आप लॉजिक और रैशनल पे जाना, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस टॉपिक। तो अगला सवाल करते हैं। इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ, तो ये मुझे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि मैंने पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की बात करी थी पीडीए के साथ में। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन आगे भी चलता रहेगा डिस्कशन में, बट इसके इलाज के लिए हम इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके डायग्नोस्टिक्स के लिए भी हम इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड को यूज करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने ऐसे डाला जो मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन से हटके था, बट नाइट्रिक ऑक्साइड वेज़ोडाइलेटर है, तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में काम करेगा। फिर ऑल आर करेक्ट अबाउट पीडीए एक्सेप्ट। तो पीडीए में नेक्रोटिजिंग एंटीरोकोलाइटिस कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाना शुरू हो गया, अयोटा से लंग्स की तरफ, तो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई कम हो गई थी। पल्मोनरी एडीमा क्योंकि प्रेजेंट था, तो बायलैटरल रेल्स या क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन जहाँ पे जरूर प्रेजेंट होंगे। अगर शंट रिवर्सल हो जाए, तो मैंने बना के भी दिखाया था कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा नीचे डिसेंडिंग एओर्टा में वाया द डक्टस आर्टेरियोसस, तो टोज ब्लू हो जाएंगे। तो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इसलिए कि फिंगर टिप्स तो नॉर्मल है लेकिन टोज उसके ब्लू है, तो डिफरेंशियल साइनोसिस। लेकिन इस कंडीशन में वाइड वेरिएबल स्प्लिट नहीं होता, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है तो नैरो स्प्लिट होता है। तो अगेन वो हार्ट साउंड्स वाला जो एस्पेक्ट है वो यहाँ लाइफ सेवर बना इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो आई थिंक यू आर डूइंग इट परफेक्टली ओके बाय रीडिंग ऑल दीज टॉपिक्स, जो कि नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, बट आई एम वेरी श्योर अगर आप इस टॉपिक को ठीक से हैंडल करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, तो यू विल बी एबल टू स्कोर ग्रेट इन द एग्जाम। क्योंकि मोस्टली अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो कार्डियो न्यूरो एंडो वाले कंपोनेंट से आ रहे होते हैं और रेसिपी से आते हैं। मतलब ऐसे नहीं सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट देन अगर कार्डियो न्यूरो कर लिया ना तो इट्स लाइक कि वो हाथी निकल गया पूछ रहेगी, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो मोस्ट लोग क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं जीआई से, वो स्टार्ट करते हैं हेमैट से। गलत अप्रोच नहीं है, आप उससे कंफर्टेबल आप उससे स्टार्ट करिए, बट मेरे हिसाब से ये कि बिगर वाले जो यूनिट्स हैं उनको पहले निपटा दिया था ना, तो इट्स लाइक गेटिंग अ मंकी ऑफ माय बैक। और आप देखोगे कि जब ये यूनिट्स कर लेते हो तो वैसे भी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, और फिर इट्स लाइक बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना वो कभी चैलेंज नहीं है। इसको कर लिया तो देन इट्स लाइक ब्रिंग इट ऑन मैन, आई डू इट। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स व्हिच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। कीप हैमरिंग गाइस, कीप लर्निंग लाइक दिस एंड यू विल डू ग्रेट इन योर करियर्स।